सभी लोग तैयार हैं? सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो बालक का विकास जो परिणाम कहलाता है किसका होता है? ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का हो जाता है, अर्थात दोनों का हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित होता है? एकीकरण, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित होता है? यह विचार आपके निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दरों में, विकास के क्रम में या विकास के समान क्षमता में भिन्न होते हैं। तो किस में भिन्न होते हैं? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक, अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, पढ़ाने जाएंगे, तो आपके जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी, आप सोचिए, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हुए एक दूसरे में किस में भिन्न होते हैं? वह विकास की दरों में होते हैं। ना ही वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, न विकास के क्रम में, विकास के समान क्षमता में। क्या है? विकास के दरों में होती। दर क्या है? अलग अलग होती, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोला जाता है, क्योंकि दर क्या है? अलग अलग होती। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किस शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जो जाना जाता है वो क्या जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं, नैतिक। जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आती है, नैतिकता का जिक्र होता है। नैतिक शब्द देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग करिए। लॉरेंस कोहलबर्ग वैज्ञानिक नाम आता है, तो नैतिक किसमें नैतिकता शब्द का यूज किया गया है? नैतिक शब्द का यूज किया गया है। नैतिक का पाठ पढ़ाया गया है, नैतिकता की बात की गई है। अगला, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? भय, घृणा, आश्चर्य, मोह। तो सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा होगा? देखिए, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और इनकी विशिष्ट भावना जुड़ी होती है। जिज्ञासा भी एक मूल प्रवृत्ति है और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से संबंधित है। तो मैकडूगल ने मानव व्यवहार को समझाने के लिए प्रवृत्ति और भावना के बीच जो अंतर होता है, संबंध होता है, उस पर जोर दिया है। जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ी हुई होती है, इसलिए अगर इसमें देखा जाए, जिज्ञासा का संबंध आपका आश्चर्य से होगा, ना कि भय से होता है, ना ही घृणा से, ना ही भूख से होता है। और मैकडूगल से एक दो प्रश्न या कि मैकडूगल से प्रश्न पूछा ही जाता है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। देखिए, अध्यापक की दृष्टि से पूछा जाए, अगर सर्वोत्तम पूछा जाए, अध्यापक की दृष्टि से कोई भी चीज़ होगी, सभी बच्चे एक समान है, ये समझ लीजिएगा। आपके लिए कोई भी बच्चा विशेष नहीं होता, सभी बच्चे एक समान है। तो एक अध्यापक की दृष्टि से, यानी आपकी दृष्टि से प्रत्येक बच्चा, आपकी दृष्टि से क्या है? आपको क्या बोलना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। जी हाँ, क्या आपको बोलना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है कितने कोषों में? जी हाँ साथियों, सभी लोग बताइएगा। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोषों में, या कोई भी कोषों में नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं, मनुष्य जीवन का आरंभ जो है केवल 1 कोष में होता है। क्या होता है? केवल 1 कोष में होता है। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है, पैरों के उचित उपयोग से है।
मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति। आप सभी लोग जानते हैं गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या होता है? मांसपेशियों का विकास और पैरों का उचित प्रयोग। सभी लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए कहीं ना कहीं गामक विकास की जब भी बात की जाती है, मांसपेशियों की विकास, मांसपेशियों में सबसे बड़ी हाथ, पैर, पीठ, पेट इनमें होती हैं। छोटी मांसपेशियां उंगलियां और कलाई में होती है। और दो प्रकार के गामक कौशल होते हैं, एक स्थूल गामक कौशल, दूसरा सूक्ष्म होता है। स्थूल में बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जैसे दौड़ना, चलना, कूदना। और सूक्ष्म में जैसे लिखना, छोटी वस्तुओं को पकड़ना, ये छोटी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर शक्ति और क्या हो जाएगा? गति। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति और गति। सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। खाली स्थान की अवस्था बालक की दृष्टि से एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकती हैं। किस अवस्था में श्रवण इंद्रियां जो है विकसित हो चुकती हैं? किस अवस्था में बालक की दृष्टि, श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? आप सभी लोग जानते हैं। देखिए बच्चे की दृष्टि जो श्रवण इंद्रियां पूरी तरह से विकसित 3 से 4 साल में हो जाती। श्रवण इंद्रियां जो होती है वह 3 से 4 में विकसित हो जाती हैं। कई जगह आपको इसके अलग आपको मिलेंगे आंसर इसका। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये आपके सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। तो इन प्रश्नों पर काफ़ी डाउट होता है। तो डाउट को क्लियर करने के लिए हमें बताना होता है। तो 3 से 4 वर्ष इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करना? अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, नई खोज की बात की जा रही है और घूमने की। अब ये दो चीज़ें देखिए किस अवस्था में बच्चा ज़्यादा करता है, और वह कहलाता है उत्तर बाल्यावस्था, जो कहलाता है आपके 9 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। नई खोज करना और घूमने की प्रवृत्ति। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर होता है? सभी लोग बताइएगा। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? देखिए जब भी तर्क की बात करें, जिज्ञासा की बात करते हैं, तो लगभग ये आपके 7 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास नॉर्मल देखा जाए उत्तर बाल्यावस्था में ही होता है। जिज्ञासा मतलब होता है आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने की बच्चा कोशिश करता है, समझता है और उस पर इंटरेस्ट भी लेता है। तो यहाँ पे जो आपका 11 वर्ष दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग क्या होती है? ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, देखिए नवजात शिशु में केवल समान उत्तेजना होती है जो बाद में खुशी और संकट में विभेदित होती है, और 5 भावनाएं विकसित होती हैं। एक होता है समान उत्तेजना, एक होता है विभेदित, एक संवेगात्मक होता है। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो भाग होगा यहाँ पे संवेगात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवेगात्मक इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? ये सभी लोग जानते होंगे। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने का नाम ने आपने सुना होगा। ये सबसे पहले बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों ने मिलकर 1905 में किया था।
कब किया था? 1905 में दोनों ने मिलकर किया था, अल्फ्रेड बिने तथा साइमन। तो यहाँ पे अल्फ्रेड बिने ही बस दिया गया है, तो डी ऑप्शन को आपको चयन कर लेना है। बिना पूछे, आंख बंद करके, A to Z माइंड की मेमोरी में एक के क्वेश्चन का प्रतिबिंब सेव करते जाना है। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब अवधारणा। क्या क्या दिया गया है? आपका प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये अंतर्निहित होते हैं। किसमें अंतर्निहित है? तो ये हमारी कौन सी कहलाती है? विचारात्मक प्रक्रिया कहलाती है। क्या हो जाएगी? विचारात्मक प्रक्रिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए, जब भी छोटा बच्चा खिलौने या अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके जो दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं उस बच्चे में जिज्ञासा होती है कि आखिर इस खिलौने में किस किस से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे बनता है। तो बच्चे उसको देखता है, तो बच्चा क्या उसमें इंटरेस्ट लेता है, अर्थात बच्चे में जिज्ञासा होती है जानने की। और बच्चे हमें क्रिएटिव माइंड भी होते हैं, कुछ नए चीज़ें सीखते रहते हैं, सोचते भी हैं। अगला, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? अब ये भी बड़ा प्रश्न है तो प्रश्न छोटा लेकिन सवाल बड़ा बन जाता है कि शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? तो हमारी शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती है। सिंपल सा प्रश्न था और सिंपल तरीके से आपने समझ में लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ध्यानपूर्वक समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखिए, समस्या की पहचान और उसको परिभाषित करना, यानी हमारा समस्या के प्रति, तो समस्या के प्रति जागरूकता, ये क्या होता है? समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है, वो उस पर जागरूक होना। सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स का। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, वृद्धि का विकास किससे संबंधित होता है? तो वृद्धि का विकास जो संबंधित होता है वह आपके आकार और भार से होता है। केवल शब्द तो सभी लोग जानते हैं, पेडागोजी में नेगेटिव माना जाता, तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था की अवधि बताइए। तो नॉर्मल सी बात है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको 12 से 19 दे दिया जाए तो 12 से 19 ही करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम क्या क्या होते हैं? देखिए, वंशक्रम संबंधी जो नियम होते हैं उसी को ही हम समानता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम हैं। अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो वंशक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता से संतान तक गुणों का संचरण होता है। यह आनुवंशिकता के आधार पर होता है, तो समानता के नियम से संबंधित आपका हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध होता है? तो बुद्धि और विकास में जो संबंध होता है वह एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया, सी टेट, MP टेट, UP टेट, रीट सभी में पूछा गया प्रश्न है। बाल विकास का सही क्रम क्या होता है? तो ये तो सिंपल सी बात है। बाल विकास का सही क्रम सभी लोग बताइए। बाल विकास का सही क्रम, देखिए, बाल विकास में पहले आता है शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आता है। सबसे बढ़िया क्रम है। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना होता है। किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक और आता है नन्हा बच्चा की आयु बताइए। देखिए, नन्हा बच्चा जो होता है 1 से 3 साल के अंदर नन्हा बच्चा आता है। प्री स्कूली बच्चा जो आता है 4 से 6 साल की उम्र में प्री स्कूली बच्चे को बोला जाता है। स्कूली बच्चा 6 से 13 को प्री स्कूली बोला जाएगा, 4 से 6 और 6 से 13 स्कूली बच्चा बोला जाएगा। किशोर किशोरी 13 से 20 तक बोले जाते हैं। ठीक है ना?
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखा जाए तो ये हमारा सही होगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? विकास में वृद्धि का तात्पर्य होता है आकार और सोच और कौशलों में वृद्धि। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शारीरिक विकास के क्षेत्र को स्नायुमंडल बोला जाता है। इसके बाद ये और भी कई बार पूछा गया है, देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो वंशानुक्रम भी करता है, परिवार का वातावरण भी करता है, परिवार की सामाजिक स्थितियाँ। ये तीनों ऐसे रीजन हैं, तीनों ऐसे कारक हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करेंगे। क्योंकि किसी बच्चे का अगर मानसिक विकास वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है, जहाँ बच्चा रह रहा है उसका वातावरण और सामाजिक स्थिति भी निर्भर करती है। अगला है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है? किसी बच्चे को अगर सीखना है उसके लिए जो प्रोजेक्ट विधि होती है, तो सीखने के लिए बच्चा कभी भी सीख सकता है। बाल्यावस्था में भी सीख सकता है, पूर्व बाल्यावस्था में भी सीख सकता है, किशोरावस्था में भी सीख सकता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अक्सर गलती लोग कर देते हैं, सीखना है, प्रोजेक्ट दिया गया है तो कहीं ना कहीं प्राइमरी होगा या बाल्यावस्था में होगा या किशोरावस्था कर देते हैं। बाल्यावस्था क्यों होती? तो बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है ना, तो यही पूछा गया किस तक, तो 12 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा और न्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं भी आती हैं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं भी आती, संयोजन की समस्याएं। तो किशोरावस्था की तीनों समस्याएं हैं। अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया तो उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को हम चयन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी समस्याएं आपकी किशोरावस्था की है, इसलिए हम उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को चयन कर लेंगे। विकास शुरू होता है, तो विकास जो शुरू होता है कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास आपका शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत अच्छा है कि परिपक्वता का संबंध किससे होता है? और परिपक्वता एक ऐसा शब्द है, हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न आना ही आना है, बिल्कुल तय है, निश्चित है। किस प्रकार के प्रश्न आ जाए ये निश्चित नहीं, लेकिन प्रश्न आना जरूर है। तो परिपक्वता का संबंध है, भाई कोई भी चीज़ परिपक्व कब होगी? जब उसमें विकास होगा। जब आप अपने आप को विकास करेंगे तब आप परिपक्व बनेंगे। मतलब परिपक्वता का सीधा संबंध अनुभव और आनुवंशिकता से होता है, जो व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे विकास जो होगा वो सभी में आ जाता है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत यहाँ पे बताइएगा। तत्परता का, एकता का, व्यक्तित्व अंतर का, या इनमें से सभी का? देखिए, वृद्धि और विकास का जो सबसे मुख्य सिद्धांत हमारा कहलाता है वह व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, क्योंकि व्यक्तियों में जो होता है वह डिफरेंस होता है। सभी व्यक्तियों का विकास और वृद्धि एक समान नहीं हो सकती, इसलिए व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत मुख्य हो जाता है। विकास कैसा परिवर्तन होता है? तो विकास एक प्रकार का हमारा गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। विकास कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन पे चलता है, यह गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगला ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखिए, विकास के सिद्धांतों की बात करें तो सभी विकास की दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। तो सभी लोग जानते हैं इनमें से विकास का जो सिद्धांत सही है कि सभी विकास की दर समान नहीं होती, ये सही होगा। बाकी सारे गलत दिए गए हैं, सारे विकास के विपरीत वाले ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो मानसिक विकास किशोरावस्था में उच्चतम पे होता है, जिसे हम 15 से 20 बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपके ऑप्शन पे ही नहीं दिया गया है, तब आपका सही क्या होगा? किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 वर्ष की आयु तक बालक का उच्चतम मानसिक जो है वो पहुंच जाता है, 15 से 20 वर्ष कह सकते हैं।
और 15 वर्ष यहाँ पे एवरेज माना भी गया है। अब आप बोलेंगे किस ऑप्शन को सही कहा जाए, तो यहाँ पे 10 से 15 वाला ऑप्शन हम कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन 15 से 20 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो 10 से 15 वाला ऑप्शन हम सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है और भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ जाएंगे कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खाली स्थान से संबंधित होता है। देखिए, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के भावनाओं, विचारों, आचरण इन तीनों से संबंधित होता है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खाली स्थान बनाने में सक्षम बनाने में होनी चाहिए। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, क्लास में पढ़ाने जाएंगे, वो सपना जब साकार होगा तो सोचिए, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ही ज़िंदगी में बनाने में सक्षम बनाने वाली कैसी होनी चाहिए, वह सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए, सभी संबंधितों के लिए, क्योंकि सभी के लिए समान अवसर है, समान अधिकार है। शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति के या कि किसका विकास करना। देखिए, शिक्षा का जो सिर्फ उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा तो उसमें बुद्धिमत्ता भी आ जाएगी, ज्ञान भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगा, सब कुछ उसके पास उपलब्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता या वस्तुनिष्ठता। सभी लोग जानते हैं एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण इनमें से क्या नहीं हो सकता। देखिए, एक अच्छी उपलब्धि जांच का जो अभिलक्षण होता है वह विधिमान्यता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन द्व्यर्थकता नहीं होनी चाहिए। किसी के दो अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। बच्चे का पहला शिक्षक, तो बच्चे का पहला शिक्षक माता पिता ही होते हैं। ये CTET MPTT में भी आया हुआ प्रश्न है। CTET MPTT में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न। सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं मानी जाती? सभी लोग जानते हैं स्लाइडर प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड होता है, एपिडायस्कोप होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती? देखिए, जब भी प्रोजेक्ट सहायता सामग्री की बात की जाती है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जब लिखेंगे तभी आएगा। ओपन प्रोजेक्शन भी होता है, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड, ये सारे आपके आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे, लेकिन ब्लैक बोर्ड आपका प्रोजेक्ट पे नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। 4 ऑप्शन दिए गए। सभी लोग जानते हैं अनुसंधान से पता चलता है कि क्या है, अभिप्रेरणा। अनुसंधान से हमें ये पता चलता है कि अभिप्रेरणा कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संबंधित योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभिप्रेरणा इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्कूल पुस्तकालय खाली स्थान का एक शैक्षणिक तंत्र है। कौन सा शैक्षणिक तंत्र है? विचारणीय मूल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं 2009 में लागू किया गया है। कई बार मैं बताया हूँ, और सभी तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान और है। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है। कैसा होता है? सक्रिय और सामाजिक। थर्ड वाला यहाँ पे जो C ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का, इन तीनों को होना चाहिए।
अगला जो प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? ये सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट सभी के लिए एग्जाम के लिए है। तो बच्चे की मानसिक आयु अगर 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध बताना है। तो बुद्धिलब्ध के लिए क्या होता है? मानसिक आयु पहले लिखिए, फिर उसकी वास्तविक आयु कर लीजिए और उसमें 100 का गुणा कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 12 का गुणा 10 से करेंगे 120 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कहाँ तक कब तक होती है? 12 वर्ष तक होती है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, सभी लोग जानते हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, कुछ भी पूछा जा सकता है। प्राक संक्रियावस्था जो कहलाती है वो जीन पियाजे की द्वितीय अवस्था कहलाती है।